नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने जा रहा है। जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होने जा रहा है, तो उन सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुआ हूं, और ये जो वीडियो है मेरा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं उदारवादी जो फेस था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो क्या था। ठीक है, तो लीजिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ वह 1885 में हुआ। यह आपको याद कर लेना है, जो निश्चित ईयर है वो है 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम व व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि के सहयोग से हुई। और ये जितने भी थे, चाहे दादा भाई नौरोजी हैं, W.C. बनर्जी हैं, या फिर आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ये सभी मध्यवर्गीय पढ़े लिखे लोग थे। इनमें काफी जो है जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती जो नेता थे वो नेता उसमें काफी लोग वकील भी थे, और काफी अच्छे जो है पढ़े लिखे थे, और बुद्धिजीवी वर्ग था वो इसमें जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें ये जानना है सबसे पहले कि कांग्रेस का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन क्यों किया गया। इसके पीछे ऐसा क्या था कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इसके गठन करने में हेल्प की। ठीक है, तो ये जानेंगे। देखो, हमें पता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह से अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ। तो ऐसा कोई विद्रोह ना हो भविष्य में, तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने सोचा कि कहीं ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो जाए और ऐसी परेशानी का सामना हमें दोबारा ना करना पड़े। तो उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में, उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डफरिन थे, तो डफरिन के आग्रह करने पर A.O. ह्यूम ने विचार किया, और A.O. ह्यूम और डफरिन दोनों के मतलब कह सकते हैं कि मिली भगत से, या दोनों के निष्कर्ष से जो है एनालाइज से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करने के लिए जो है A.O. ह्यूम जो है प्रेरित हुए। उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया एज अ सेफ्टी वॉल्व के रूप में, कि कोई दंगा ना भड़के और जो जनता है उनकी बात हम तक पहुंचती रहे। तो देखिए, यहां पे सबसे पहला जो फेस आता है यहां पे, वो आता है उदारवादी अवस्था। और आज हम उदारवादी अवस्था को हम यहां पे देखने वाले हैं, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वह उग्रवादी फेस पर बनेगा। तो उदारवादी जो अवस्था थी, उदारवादी जो फेस था, वो 1885 से लेकर के 1905 तक का समय था। तो इस उदारवादी जो अवस्था थी, उसमें उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के अधीन स्वशासन की मांग रखी। उदारवादियों ने केवल कौन सी मांग रखी? वो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन स्वशासन ही चाहते थे। पूरी तरह से आजादी का उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं रखी कि पूरी तरह आजादी वो लोग नहीं चाहते थे। तो इसमें जो स्वशासन की मांग रखी, उसमें ऐसी मांग जो थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, ठीक है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे, उन अधिवेशनों में उन्होंने ये बात रखी, यानी स्वशासन की मांग बात थी वो। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा जानते हैं कि ये जो है उदारवादी जो नेता थे, वो नेता कौन कौन थे। उन नेताओं में दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, M.G. रनाडे हो गए, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दीन शाह वाचा, आनंद मोहन बोस, राज बिहारी बोस।
तो उदारवादी नेताओं के जो नाम यदि आपको याद करने हैं तो यहां पे कर लीजिए, मैं एक बार दोबारा से फिर बताता हूं, हम नोट कर सकते हैं। दादाभाई नौरोजी, एनजी रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनशाह वाचा, आनंद मोहन बोस और राज बिहारी बोस, ये जितने भी नेता थे ये सभी उदारवादी नेता थे। अब यहां पे देखते हैं कि उदारवादियों की जो मांगे थी वो क्या थी, उदारवादी चाहते क्या थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से उदारवादी चाहते क्या थे, क्या मांग की थी उन्होंने। तो यहां पे देखिए सबसे पहले जो उनकी मांग थी, उन्होंने ये कहा कि प्रशासन पर यदि हमें लोकप्रिय नियंत्रण कायम करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो विधायी परिषदें हैं यानी परिषदों का विस्तार की बात की। उन्होंने कहा कि परिषदों का विस्तार किया जाए और उसमें सुधार यानी रिफॉर्म की बात की। कौन सी बात की पहले उन्होंने, परिषदों का विस्तार किया जाए और सुधार किया जाए, परिषदों को सुधारा जाए, उसमें सुधार किया जाए। अगली जो भेंट थी, अगली जो उनकी मांग थी वो क्या थी, देखिए वो है आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस। और इंडियन सिविल सर्विस जो परीक्षा होती थी उस समय केवल इंग्लैंड में होती थी, तो उदारवादियों ने कहा कि इंग्लैंड में भी तो हो, इंग्लैंड में हो लेकिन भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। और उन्होंने क्या मांग रखी, भारत में परीक्षा आयोजित की जाए और भारतीयों को लोक सेवा में अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। यानी वो लोग चाहते थे भारतीयों को लोक सेवा में अधिक से अधिक उनको रखा जाए, क्योंकि जितने भी थे ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे और चाहते थे कि प्रशासन में आए और उस प्रशासन में आकर के सुधार करने के ये जो थे पक्षधर थे। अगली बात क्या थी यहां पे देखिए दोस्तों, सूती वस्त्रों पर आयात कर पुनः लागू किया जाए, ठीक है। और क्या बात थी, सैन्य खर्च में कटौती की जाए, यानी जो सैन्य खर्च था वह उसमें कटौती करें। अगर सैन्य खर्च में कटौती करी जाएगी तो इससे क्या होगा, देश में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, यानी जो गरीबी थी, भुखमरी थी, वह कम होगी। तो ये चाहते थे कि सैन्य खर्च में पैसा ज्यादा खर्च ना किया जाए। अगली जो बात है यहां देखिए, तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा का विस्तार किया जाए, ठीक है। यानी जो टेक्निकल एजुकेशन है और जो जनरल एजुकेशन है उसको ये कहते थे कि इनका मानना था कि इस चीज में जो है भारत की ओर ध्यान दिया जाए, यानी शिक्षा की ओर भारत में ध्यान दिया जाए। अगली मांग क्या थी इनकी दोस्तों, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव यानी सेपरेशन, ठीक है। यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का सेपरेशन की ये बात करते थे, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव किया जाए, यानी पृथकीकरण की बात कर रहे थे। और क्या था देखिए, ब्रिटिश शासन के अंदर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने भगाना नहीं है कहीं, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रहेगी और साथ में स्वशासन का अधिकार इनको मिले, ऐसा ये कांग्रेसी चाहते थे। अगली बात देखिए यहां पे क्या है, उदारवादियों की कार्य प्रणाली। उदारवादी अपने काम कैसे करते थे, कैसे ये करवाते थे, कैसे करते थे, ये देखेंगे। पहला है देखिए, उदारवादियों की कार्य प्रणाली को संवैधानिक विरोध प्रदर्शन कहा जा सकता है। यानी जो भी ये विनती करेंगे, जो भी अनुग्रह करेंगे, यह संविधान के अंदर में रहकर करेंगे, यानी संविधान तोड़ेंगे नहीं, यानी नियम नहीं तोड़ेंगे, कायदे कानून नहीं तोड़ेंगे, उन कायदे कानून के अंदर में रहकर के ही ये काम करेंगे दोस्तों। और दूसरी चीज क्या थी, बैठकों के द्वारा, भाषणों के द्वारा, प्रस्तावों के द्वारा या आवेदनों का ये उपयोग करेंगे। ये भाषण दे सकते हैं, ये भाषण बैठक करेंगे और प्रस्ताव रखेंगे वहां पे, या आवेदन करेंगे या कोई एप्लीकेशन लिख करके ये भेजेंगे वहां पे, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय आंदोलनों में आम जनता को शामिल नहीं किया जाता था। यानी जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इनिशियल फेज था, शुरुआत के समय था, इन्होंने जो है जनता को, जो सामान्य जनता जो थी, उसको इन्होंने अपने साथ नहीं लिया। और विदेशी सामानों का जो बहिष्कार था वो ना के बराबर होता था, यानी विदेशी सामान का भी यूज भरपूर किया जाता था। आगे यहां पे देखते हैं उदारवादियों की उपलब्धियां। अब उदारवादी जो हैं उनकी जो कार्यप्रणाली थी, उन कार्यप्रणाली के द्वारा उन्होंने क्या प्राप्त किया, यहां पे देखते हैं।
सबसे पहली चीज क्या थी यहां पे देखिए, जनता में जो राजनीतिक भावना है, यानी जनता को उन्होंने राजनीति में निपुण किया, उनको राजनीति की शिक्षा दी, यानी उन्हें राजनीतिक कला की शिक्षा प्रदान की। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यहां पे देखते हैं, जनता के बीच जनतंत्र तथा राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रिय किया, यानी राष्ट्रवादी विचारधारा उन्होंने फैलाई। अगली बात यहां पे देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शोषक नीतियों, जो उनकी शोषणकारी नीतियां थी अंग्रेजों की, वो हो गई, और उसके जो दुष्परिणाम थे उन नीतियों के, उनको जनता के सम्मुख रखा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम की एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कैसे भारत से अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स धन को खींच करके इंग्लैंड ले जा रहे हैं। तो ये इन्होंने ड्रेन थ्योरी के द्वारा दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी नीतियां थी उसको जनता के सामने रखा। अगली बात देखिए यहां पे, एक सामान्य राजनैतिक तथा आर्थिक योजना का निर्माण, जिसके लिए भारतीयों ने एकत्रित होकर संघर्ष किया, यानी राजनीतिक तथा आर्थिक योजना का कांग्रेस ने निर्माण किया था। और वह निर्माण क्यों किया? क्योंकि इसके लिए भारतीयों ने एकत्र होकर के मिलकर के संघर्ष किया। अगली बात यहां पे देखिए, एक ठोस आधार का निर्माण, जिसके बल पर बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला और गति प्राप्त हुई। यानी एक संघर्ष करने का एक ठोस आधार प्रदान कर दिया, जिससे कि आगे के दिनों में क्या हुआ, जो आंदोलन था उसको मोमेंट मिला, गति प्राप्त हुई। अब जो मध्यकालीन अज्ञानता थी, जो मध्यकाल से भारत, क्योंकि भारत जो था अंग्रेजों का शासन आया तो मध्यकाल खत्म हो गया, मॉडर्न इंडिया बन गया, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो था, जो मध्यकालीन अज्ञानता थी, ठीक है, और अधिकार तंत्र के विरुद्ध अभियान को बल मिला। ठीक है, लोग अज्ञानता को समझने लगे, जो अधिकार तंत्र था, अधिकार जताने की बात थी, और उसके विरुद्ध जो थी, क्योंकि अंग्रेज भारत पे अपना अधिकार जमाते थे, तो इसके विरुद्ध जो था विरोध को जो अभियान चलाया उसको बल मिला। अब यहां देखते हैं, उदारवादियों ने जो भी किया, जैसा भी किया, जैसी उनकी नीतियां थी, लेकिन उनको उतनी सफलताएं ना मिल पाई। अब उदारवादी जो थे उनकी जो असफलताएं थी वो क्या थी, देखिए, उदारवादियों ने पहला एक बात हमेशा इग्नोर की, उन्होंने जन सामान्य को अपने आंदोलन में यानी अपने मूवमेंट में उन्होंने नहीं लिया, यानी उनके संघर्ष को उनके महत्व को उन्होंने नहीं समझा। आंदोलन जो आंदोलन था राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो केवल एक शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित रह गया। ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक पता लग पाया कि जब 19वीं सदी का अंत हो गया था, तब तक ही पता लग पाया कि अंग्रेज जो हैं वह अपने भले के लिए, यानी अपने फायदे के लिए कांग्रेस को यूज कर रही है। और फिर बाद में क्या होता है, उनकी कांग्रेस की जो है, अंग्रेजों की जो न्यायप्रियता, जिनको सोचते थे कि कांग्रेस का मानना था कि अंग्रेज न्यायप्रिय है, तो ये मोह कांग्रेस का भंग हो गया। और संवैधानिक तरीकों से जो कांग्रेस थी वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाई दोस्तों, यानी जो संवैधानिक तरीके से, क्योंकि कांग्रेस का जो पहला फेज था, जो उदारवादी फेज था, वो संवैधानिक तरीके से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाई दोस्तों। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा दोस्तों, वह उग्रवाद पे आएगा। मेरे वीडियो को जरूर देखिए। और हाँ, आज का अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं दोस्तों। धन्यवाद।